Hello all of you. So welcome to the business studies lecture. तो याद है हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टेक्निक ऑफ फ्रेडरिक टेलर्स। तो टेलर्स की टेक्निक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। याद है ऑलरेडी हमने 4 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। याद रखिए 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के हो गए हैं, 4 प्रिंसिपल टेलर के हो गए हैं और अब 2 टेक्निक हो चुकी हैं। कौन कौन सी 2 टेक्निक लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने, फटाफट बताएंगे कौन कौन सी 2 टेक्निक पढ़ी। टेक्निक नंबर 1 दैट इज अ फंक्शनल फॉर्मेनशिप और टेक्निक नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब आते हैं टेक्निक नंबर 3 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, इन द प्रोसेस ऑफ इवन हर एक काम में ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली। करेक्ट। तो ये टेक्निक क्या है? सबसे पहले किसी भी काम को करना है तो उस काम की स्टडी करना कि ये काम बहुत आसानी से, बहुत इफिशिएंटली, बहुत बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। तो ये जो टेक्निक है, कोई भी काम जब आप करने जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई भी आप करने जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कैसे हम याद कर पाएंगे, कैसे हमें केस स्टडी सॉल्व करना है, उसके तरीकों पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दैट इज स्टडी, वर्क स्टडी। किसी भी काम को, ऐसे फैक्ट्रीज में जब भी कोई प्रोडक्शन होता है या कोई भी काम होता है तो पहले उसकी स्टडी की जाती है कि वो काम कैसे बेहद आसानी से और इफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है। क्लियर? तो नाउ वर्क स्टडी में कुछ और वर्क स्टडी इज डिवाइडेड इनटू एक्चुअल में 3 टाइप्स कि उनको हमें उनकी स्टडी करना है। तो वर्क स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको अपन एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इट इंश्योर दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एट द मिनिमम कॉस्ट। तो वर्क स्टडी का मैंने आपको बताया बेहतर तरीके से, तो बेहतर तरीके से एक मैक्सिमम आउटपुट किया सके और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। एंड गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर, हर एक फैक्टर से जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भले वो लेबर हो या लैंड हो, कैपिटल हो, सारे फैक्टर्स से बहुत बेहतर तरीके से काम लेना। दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। नाउ पहला है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है भाई? अभी है ना, नाम से एक बार और अपन ने पहले थोड़ा बहुत इसका डिस्कस किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फटीग स्टडी? तो फटीग स्टडी देखिए क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है और आप कई बार इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते हो, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जब लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा होने लगता है क्लास में, है ना, बैठे बैठे हमको ऐसा लग रहा है कि यार क्या करें, तो फिर मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या बोलते हो, सर बस ब्रेक 5 मिनट का। तो ये क्या है? दैट इज अ फटीग स्टडी। अब इस 5 मिनट में क्या होने वाला है? इस 5 मिनट में आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। आप इस तरह से 5 मिनट आप रेस्ट करते हो। कई बार मैं देखता हूँ कि भाई आप ऐसे हेड डाउन करके और थोड़ा 5 मिनट का एक स्नैप लेते हो। तो ये जो है, ये इससे क्या होता है कि आप रिफ्रेश फील करते हो और इफिशियंसी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? तो यहां पे जो है वर्क स्टडी में फटीग स्टडी भी यही कहती है कि जब भी एम्प्लॉय काम कर करके थक जाए, मतलब ये स्टडी करिए कि अब इसमें भी स्टडी करना है और भी कई सारी चीजों की, मतलब ऐसे ही नहीं है कि ब्रेक कब देना, नहीं। जब भी एम्प्लॉय, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी एम्प्लॉय काम कर करके थक जाते हैं, एम्प्लॉय जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, अब जैसे ही वो थकना शुरू होते हैं तो उनकी इफिशियंसी क्या होने लगती है? कम होने लगती है, वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस समय हम घड़ी लेके बैठेंगे, है ना, अपने साथ में घड़ी लेंगे, बैठेंगे और हम देखेंगे कि ये एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय कितनी देर में इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। करेक्ट? एवरेज एम्प्लॉयज की इफिशियंसी कितनी देर में कम हो जाती है, और फिर जो है हम उसको एक ब्रेक दे देंगे कि भाई आपकी इफिशियंसी कम हो गई। जैसे 2 घंटे लगातार काम किया उसने और हमें लगा कि 2 घंटे बाद ये थोड़ा धीमा पड़ गया, ये थोड़ा सा जो है काम धीरे करने लगा, तो हम उसको क्या दे देंगे? ब्रेक दे देंगे एक, है ना। ब्रेक दे दिया तो पहली चीज दैट इज कि भाई इंटरवल, ठीक है, कितनी देर में इंटरवल देना, नंबर 1। नंबर 2, कितनी देर का इंटरवल देना।
कितनी देर में इंटरवल देना अलग बात है, और कितनी देर का इंटरवल, कितनी देर का ब्रेक। भाई 2 घंटे में ब्रेक दिया, अब कितनी देर का ब्रेक, तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो एम्प्लॉय है ये लगभग जो है 10 मिनट के आसपास अपने आप को रिफ्रेश महसूस करने लगता है। 10 मिनट के बाद ये जो एम्प्लॉय है ये 10 मिनट के बाद जो है वो जो है वॉशरूम वगैरह आके पानी वानी पी के बढ़िया एकदम रिफ्रेश हो जाता है, और 10 मिनट बाद हमें ये लगता है कि एफिशिएंसी फिर से इसकी बढ़ गई है और ये काम कर सकता है। तो हमने कितनी देर का ब्रेक दिया, 10 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर पूरे जो 8 घंटे का एक वर्किंग आवर्स होता है उसमें कितने ब्रेक देना, ठीक है। तो याद रखिए 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे हमें डिसीजन लेना है कि सबसे पहले कितनी देर में ब्रेक देना, कितनी देर का ब्रेक देना, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ब्रेक देने की। ये लगभग 3 चीजें हम यहां पर फटीग स्टडी में डिसाइड करते हैं, है ना। तो अब आप जब भी ऐसे ब्रेक मांगो ना तो आप क्या बोलोगे, सर थक गए हैं, सर वो फटीग स्टडी आपने पढ़ाई थी, ब्रेक, है ना। ये बहुत अच्छा है, पर ये वीडियो क्लास में ये सबसे अच्छी बात है कि फटीग स्टडी का यूज आप जब चाहें तब कर सकते हैं ना। क्या किया, पॉज किया और थोड़ी देर रिलैक्स हो गए, फिर से अपन बैठ गए पढ़ने, फिर थोड़ा अपने को ऐसा लगा पॉज किया, मुंह धोया, कुछ खा के आ गए, फिर बैठ गए। तो फटीग स्टडी का यूज हम कैसे भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी एक रहती है। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या बोलती है फटीग स्टडी। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखिए, और ये टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैंने क्या कहा कि वॉच लेके देखना है, एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं कि 2 घंटे में हो सकता है कि थक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घड़ी लेके बैठना है 2 घंटे, हाँ चलो भाई। तो दैट इज द टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, नंबर 1 द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को यहां पर देखना है, क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 ड्यूरेशन क्या होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का, नंबर 2 क्या है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। नंबर 3 दैट इज अ नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने होने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, पहला 2 घंटे में दिया, दूसरा 3 घंटे में दिया या 1.5 घंटे में दिया, इस तरह से। फिर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन, ठीक, और नंबर ऑफ रेस्ट। तो क्या क्या 3 चीजें डिसाइड करना, फटाफट बोल दो फटाफट। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 ड्यूरेशन, और नंबर 3 नंबर्स, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना, कौन कौन सी 3 चीजें आपको यहां पर बताई है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और नंबर्स, ये 3 चीजें अपने को याद रखना है, करेक्ट। अब यहां पर लिखा हुआ है, अब उसका पूरा रीजन लिखा हुआ है क्यों, ठीक है। हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है तो वह पूरी तरह से थक जाता है और उसको चाहिए कि वो ब्रेक ले ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। देखिए द पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, ऐसे व्यक्ति काम करते करते थक जाता है। एंड ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बात अलग है कि ये व्यक्ति लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जॉब करता है और आप शॉर्ट पीरियड में थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो द पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड when he is performing a job for a long period of time. So there is an always need to be rest interval. हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है, रेस्ट इंटरवल की जरूरत आपको पड़ती है। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश और एक्सपीरियंस, है ना। मैंने कहा ना मैनेजर की नहीं चलने वाली है टेलर के सामने, थंब रूल नहीं चलेगा। प्रिंसिपल नंबर 1 पढ़ा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये, याद रखिए। इसीलिए टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, जबकि फ्यूल जो है वो जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं, ठीक है। ये कई बार याद आ जाती बीच बीच में चीजें। तो साइंटिफिक, कभी अगर पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो मिस्टर जो है टेलर, करेक्ट, FW टेलर। वहीं who is the father of general management, so that is Henry Fewell is the father of general management. Now but to give the scientific approach, fatigue study must be conducted. To conduct the fatigue study, Taylor ने suggest किया है
कि एक एवरेज, ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर, एक्सपर्ट भी नहीं और कोई लो भी नहीं, एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर मतलब कि भाई जो नॉर्मल काम करता है, बहुत तेज भी नहीं करता और बहुत धीमे भी नहीं करता, एवरेज वर्कर है वो, और उसको लेंगे हम। एंड ही परफॉर्मिंग अ जॉब, और जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, नोट डाउन द टाइम, मैंने क्या कहा, एक घड़ी ले लेना है और एक कागज पेन, प्रॉपर नजर रखना है, देखते रहना है उस वर्कर को, हाँ काम कर रहा है, अभी तो फास्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो इफिशियंसी कम हो रही है क्या, हाँ, तो जब इफिशियंसी कम होगी, देन वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, एंड व्हेन द हिज इफिशियंसी स्टार्ट डिक्रीजिंग, देन गिव हिम द ब्रेक। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या करना है, एवरेज वर्कर को सिलेक्ट करना है और फिर हमें नोट डाउन करना है, कागज पेन लेके बैठना है। मैंने क्या कहा, घड़ी और कागज पेन लेके बैठना है कि कब कितनी देर तक ये काम कर रहा है, और हमें नोट डाउन करना है। और फिर जैसे ही उसकी इफिशियंसी कम होती दिखाई देती है, हमें उसे ब्रेक देना है। मतलब ये नोट डाउन करना है कि इतनी देर में एक एवरेज वर्कर की इफिशियंसी कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए उसको ब्रेक देना जरूरी हो जाता है। द टाइम नोटेड टू डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, जो टाइम नोट किया है वो ये डिसाइड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर, because the fresh to rejoin the work can be a time to rest interval. So if the frequency and the time of rest interval are fixed by observing the worker, definitely it will be more scientific. तो ये ज़्यादा scientific होगा यदि आप एक्चुअल में, एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं, एक्चुअल में आप, जैसे क्या होता है कि कई बार कहा जाता है कि भाई 45 मिनट्स है ना, कई आपने लेक्चर्स में भी सुना होगा, या कुछ ऐसे जो माइंड ट्रेन करते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई 45 मिनट्स तक, 40 मिनट्स तक कोई भी स्टूडेंट अच्छे से ग्रास्प करता है, उसके बाद उसको कुछ देर का ब्रेक देना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, और ये एक्चुअल में साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब साइंटिफिकली वो स्टूडेंट को हम पढ़ा के देखेंगे और उसकी इफिशियंसी, तो ठीक वैसे ही वो वर्कर से काम करा के देखते हैं और फिर काम कराने के बाद नोट डाउन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर? नाउ एग्जाम्पल देखिए, देर आर 3 शिफ्ट, एक कोई वर्कर है, देर आर 3 शिफ्ट ऑफ द वर्क, इफ 1 शिफ्ट ऑफ द वर्कर गेट टायर्ड, देन ही असाइन द फर्स्ट एंड द थर्ड शिफ्ट। अब 3 शिफ्ट चल रही हैं, एक शिफ्ट कितने घंटे की होती है वर्किंग आवर्स में, 8 घंटे की, ऐसे टोटल 3 शिफ्ट चलती हैं, करेक्ट, 8 3 24 आवर्स में जो कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो 24 घंटे चलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मशीन, हमको पता है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मशीन जो है, तो अब वहाँ वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसको फर्स्ट, अगर आप वो 2 शिफ्ट में काम करना चाहता है तो आप उसको फर्स्ट दीजिए और थर्ड दीजिए, बीच में उसको 8-10 घंटे का इंटरवल मिल जाएगा, 8 घंटे का, तो वो रिजॉय हो जाएगा, और थर्ड शिफ्ट में फिर से एनर्जी के साथ काम, नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट में काम किया, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड में काम, सेकंड में काम किया, तो उसकी इफिशियंसी लगातार कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार 16 घंटे वो काम नहीं कर पाएगा उस इफिशियंसी के साथ। So it required the break. Correct. So after a 1 shift, he get tired. He can be assigned first and third shift to give the rest interval in the second. During the 1 shift, also small pauses of rest interval is given. तो छोटे छोटे pauses जो हैं वो दिए जाने चाहिए, है ना. It is observed that within the shift the worker become more refreshed and with the small break. तो small break में वो ज्यादा refresh जो है वो महसूस करता है. Clear? Now एक और चीज मैं आपको बता दूं, फटीग स्टडी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई जगह फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो वहां पर भी आप इसे फॉलो करते हैं। एक मेरे को बहुत पुरानी एक स्टोरी याद आ रही है, मैंने कहीं तो भी पढ़ी थी, वो इसी फटीग स्टडी से रिलेटेड है, कि भाई एक बार क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है ना, एक राजा रहता है, बहुत पुरानी स्टोरी रहती है, उनसे कुछ वैल्यूज आती हैं, कुछ समझ में आता है, तो भाई कंपटीशन होता है कि कौन जो है वो दो व्यक्ति रहते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है कि कौन जो है वो ज़्यादा लकड़ियाँ जंगल से काट सकता है, ठीक है, लकड़ियाँ काटने का ये कंपटीशन है। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा यंग होता है, ठीक है, और दूसरा थोड़ा ज़्यादा एज का होता है। तो क्या करता है कि यंग व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं ही काटूंगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा यंग हूँ, एनर्जी मुझ में ज़्यादा है, और वो अपनी कुल्हाड़ी लेके और फटाफट जो है वो लग जाता है लकड़ी काटने के लिए, ठीक।
वहीं सेकंड वाला जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई वो एक पेड़ काटता है और उसके बाद 5-10 मिनट वो क्या करता है, अपने जो कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने की जो टूल्स होता है उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, तो कुल्हाड़ी को वो जो है धार देता है, पजाता है। तो हर एक पेड़ काटा, फिर 15-20 मिनट उसने पजाया, फिर एक पेड़ काटा, फिर 15-20 मिनट उसने पजाया। तो अब ये क्या है कि भाई ये अगर लास्ट में जब इसका रिजल्ट आता है कि भाई किसने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा जो हर बार थोड़ा ब्रेक लेके अपनी कुल्हाड़ी को पजाने का काम करता है उसका रिजल्ट ही ज़्यादा बेहतर रहा। क्यों? क्योंकि वो जब ऑब्वियस सी बात है कि कुल्हाड़ी की जब वो धार तेज करेगा तो उसका काम ज़्यादा तेजी से होगा। सिमिलरली जब आप थोड़ा ब्रेक लोगे तो ब्रेक के लिए जो है आपका माइंड जो है वो शार्प हो जाएगा ब्रेक लेने से, और उसकी वजह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। क्लियर? तो अब ये ब्रेक लेने में क्या है, तो मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है, एक हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन है, आप नेट पे या यूट्यूब पे डालोगे तो मिल जाएगा आपको। तो हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन में आप अपने ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गाने वगैरह सुनते हैं तो उससे दिक्कत क्या होती है, हाँ रिफ्रेश हो रहा है माइंड, मगर दिक्कत क्या है कि हम फिर गाने सुनते रह जाते हैं, फिर वो पढ़ाई लगी रहती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन है, सीख जाते हैं वो, या यूट्यूब से उसका वीडियो हमने लिया और बस सुन रहे हैं और अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो रिलैक्सेशन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उससे कि भाई वो ब्रेक का ब्रेक भी हो जाएगा, फटीग स्टडी भी हो जाएगी, और साथ में आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे, एंड यू आर अगेन यू आर स्टार्ट द लेक्चर्स विथ स्टार्ट द लिसनिंग लेक्चर्स, और जो है स्टडी आप स्टार्ट कर दोगे विद द सेम एनर्जी जैसे आपने शुरू में की थी। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड फटीग स्टडी। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ मेथड स्टडी पे आते हैं। अब मेथड स्टडी समझते हैं, ये भी काम करने का एक तरीका है। देखिए क्या होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, तो उस वर्क को करने की कई सारी मेथड्स हो सकती हैं। एक ही काम को करने की कई सारी मेथड्स हो सकती हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही काम को करने की कई सारी मेथड्स हो सकती हैं, ठीक है। पर इन कई सारी मेथड में कोई एक मेथड जो है वो बेस्ट है, कोई एक मेथड जो है वो बेस्ट मेथड होगी, उससे सबसे बेहतर तरीके से काम होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और काम भी जल्दी होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेते, कोई भी चीज़ को जो है पकाने का, मैंने कोई बना रहे हैं अपन कोई चीज़, तो आप देखते हैं कि भाई जैसे हम कोई भी एक चीज़ राइस बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो चावल जब हम बनाते हैं तो आपको पता है कि हम उसको जो है वो गंजी वगैरह में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, कोई और दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं। ऐसे देयर इज अ नंबर ऑफ वेज टू कुकिंग द राइस। राइस को कुक करने के लिए कई सारे तरीके हैं, मगर हम ज़्यादातर कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? कुकर। सबके घर में कुकर है ना, फटाफट सीटी बजा के कुकर चावल पका देता है। तो ये जो है, यही तरीका क्यों लिया आपने? उसका कारण ये है कि दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम, मोस्ट इकोनॉमिक वे, बहुत इकोनॉमिक वे है और बहुत फास्ट होता है इससे। समझ में आया? मतलब बहुत ही कम समय में आप ये कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मोस्ट इकोनॉमिक वे। ऐसे मैंने बताया कि इसको हम ऑप्टिमम यूज भी बोलते हैं कि वे रिसोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही है एक्चुअल में मेथड को ढूंढना। देयर इज अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, देयर इज अ नंबर ऑफ वेज टू डू द वर्क, बट देयर इज एन ओनली वन कॉम्बिनेशन विच गिव यू मैक्सिमम आउटपुट। तो आपको उसी मेथड को ढूंढना है और उसी मेथड को अप्लाई करना है। इसी को हम बोलते हैं मेथड स्टडी। समझ में आया? दैट द सेम इज कॉल्ड मेथड स्टडी to get to find the better and better way to do the work. Clear है ना? तो that is, जैसे और भी दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे एक की जगह, जैसे आपके फ्रेंड के घर जाना है तो 3-4 रोड हैं आपके फ्रेंड के घर तक जाने के लिए, बट उन तीनों चारों वेज में से कोई एक ऐसा रोड है जो आपको जल्दी
और सिमिलरली कम खर्चे पे पहुंचा सकता है, तो ज़्यादातर हम वही रोड यूज़ करते हैं। तो आपने क्या किया, दैट इज मेथड स्टडी। ठीक है, ऐसे हर काम को करने के तरीके होते हैं। तो द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड, दैट इज कंडक्टेड टू फाइंड, क्या करना है भाई, फाइंड वन ऑफ द बेस्ट मैथड, ध्यान दीजिए, बेस्ट मैथड एंड परफॉर्मिंग द जॉब वाइल कीपिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, तो फाइंड आउट द बेस्ट मैथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइंड आउट द बेस्ट वे और परफॉर्मिंग द जॉब, दैट पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द बेस्ट मैथड या बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग द जॉब, ये फाइंड करना। क्लियर? सो which keep the production cost minimum and make the maximum use of resources of the organization। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो मेथड स्टडी क्या कहती है, मेथड स्टडी कहती है कि कोई एक बेस्ट मेथड ढूंढ के निकालो, ये कहती है मेथड स्टडी। क्लियर? अब टेलर क्या कहता है इसके बारे में कि उसको साइंटिफिकली लेना है, मतलब एक्सपीरियंस। देखो ये मैनेजर की बहुत बेइज्जती करता है टेलर, मैनेजर मतलब मैनेजर का एक्सपीरियंस जाने दो, कोई यूज नहीं है मैनेजर के एक्सपीरियंस का। ठीक है, क्या कहता है, साइंटिफिक स्टडी करो, मतलब क्या करो आप कि भाई मेथड को करके देखो। आपको लगता है ना 5 मेथड है, आप उनको करके देखो 5 को, और जिससे रिजल्ट बेहतर आता है वो आप अडॉप्ट कर लो। आपको कोई जरूरत नहीं है मैनेजर के इंट्यूशन, मैनेजर की फीलिंग, मैनेजर के एक्सपीरियंस का। क्लियर हुआ? टेलर का कहना है कि आप करके देखो, ये साइंटिफिक मैथड है। नाउ टेलर सजेस्ट दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट डिसाइडेड, शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द थंब मैथड। मैंने कहा ना थंब का मतलब एक्सपीरियंस से डिसाइड नहीं होना चाहिए, मैनेजर से डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो फिर बट ऑल मैथड आर ट्राइड नॉर्मेशन and one of which bring the maximum benefit with the minimum cost should be selected। select की जानी चाहिए वो मैथड जो सबसे ज्यादा आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है मिनिमम कॉस्ट पे। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, 2 पैराग्राफ हो गए हमारे। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखा, इस पहले पैराग्राफ में मीनिंग लिखा कि मैथड स्टडी इज द बेस्ट वे या सिलेक्शन, फाइंड आउट द बेस्ट मैथड so that we can maximize our output with the minimum cost। सेकंड में कहा टेलर सजेस्ट दैट इट शुड बी यूज थ्रू द साइंटिफिक वे, नॉट अ थंब रूल, है ना। ट्राई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कई सारे कॉम्बिनेशंस आप क्या करिए, ट्राई करिए, और जो आपको लगता है कि ये बेहतर है सबसे, ये जो मेथड है ये सबसे अच्छी है, तो यूज इट। ठीक है, टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर इज एन सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर होने चाहिए फ्रॉम द प्रिक्रूटमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, कुछ पैरामीटर डिसाइड करना है आपको, अगर ये मेथड आप ट्राई कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आप कैसे प्रिक्रूट करेंगे टिल द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड। देयर इज एन सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर होना चाहिए, कुछ तरीके होना चाहिए, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके फिनिश गुड्स को बेचने तक के कुछ तरीके डिसाइड करेंगे ताकि ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो। So Taylor developed the concept of assembling line by using the method study। very good। assembling line क्या होती है, अब ये जरा ध्यान देंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जैसे मान के चलिए परचेज कर रहे हैं, तो हमने कहा कि किस सप्लायर से परचेज करें तो सबसे अच्छा हमें कॉस्ट पड़ेगा, सबसे कम कॉस्ट पड़ेगा और सबसे अच्छी डीलिंग होगी हमारी। तो वो सप्लायर से हमने, तो एक सप्लायर में हमने क्या ले लिया, हमने सप्लायर में मेथड स्टडी करी, हमने सेलेक्ट कर लिया एक तरीका। फिर उसके बाद हमने कहा कि स्टोर रूम में किस तरह से रखा जाए कि कॉस्ट कम आए, है ना, या कितना रखा जाए, कितना रॉ मटेरियल खरीदा जाए कि कॉस्ट कम से कम आए, ज़्यादा इन्वेंट्री का मेंटेनेंस ना करना हो। फिर प्रोडक्शन का तरीका देख लिया, फिर जो फिनिश गुड्स बना उसको हमने गोडाउन में रखने का तरीका, बेस्ट तरीका, फिर सेल करने का बेस्ट तरीका, फिर सेल की एडवर्टाइजमेंट करने का बेस्ट तरीका। तो इन सारे बेस्ट तरीकों को असेंबल करना, इन सारे बेस्ट तरीकों को क्या करना, असेंबल करना, यही मेथड स्टडी है।
यही मेथड स्टडी है। करेक्ट। जैसे मान के चलिए हो सकता है अलग अलग, भाई आपने तरीका इजाद किया इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, ये तरीका सबसे आसान है, बिजनेस को पढ़ने का ये, अकाउंट को पढ़ने का ये तरीका सबसे आसान है। तो यू हैव टू जस्ट कंफर्टेबल, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो, और फिर आपने सबको असेंबल किया ताकि आपके बेहतर और ओवरऑल परसेंटेज बन सके। सिमिलरली यहां पर भी हर एक काम को करने के कई सारे तरीके हैं। परचेस करने का तरीका, स्टोर करने का तरीका, प्रोडक्शन करने का तरीका, गोडाउन में रखने का तरीका, बेचने का तरीका, एडवर्टाइजमेंट का तरीका, अकाउंटिंग का तरीका। देयर इज अ नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म ईच फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलेक्ट द बेस्ट वन फ्रॉम ईच ऑफ दीज फंक्शन इज कॉल्ड मेथड स्टडी। उसको क्या कहा जाएगा? मेथड स्टडी कहा जाएगा। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए और आगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फोर्ड मोटर्स यूज द कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली। फोर्ड मोटर्स ये मेथड स्टडी का इस्तेमाल करती है ना, कई सारे पार्ट बनते हैं तो हर एक पार्ट का एक बेस्ट तरीका उन्होंने निकाल लिया, उस तरीके से वो काम करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द शूज, देयर इज एन लेबर इंटेंसिव मैथड भी हो सकती है ना, याद है आपको 11th में पढ़ा होगा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल। हाँ, इकोनॉमिक्स में मैंने भी पढ़ाया था, अगर याद है मुझसे पढ़े थे तो। हाँ, लेबर से काम लेना लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल से काम लेना, मशीनों से काम लेना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है दोनों। नाउ अब यहां पे टू फाइंड आउट द बेस्ट मैनेजमेंट, Ford Motors use the production of shoes, there is a labor intensive and machine intensive also. So to find out the best management must evaluate the cost of production with both method, compare the both method, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा कम पैसा लग रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, रिसोर्स अवेलेबल है, तो वही वाली मेथड आप यूज करिए। अवेलेबल रिसोर्स, तो मेथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट द मैक्सिमम रिसोर्सेज शुड बी सेलेक्टेड। क्लियर हुआ? तो हमने 2 पॉइंट इसके पढ़े, ठीक है। सबसे पहला फटीग स्टडी क्लियर हुआ, ठीक, फटीग स्टडी बिल्कुल सिंपल था। फिर उसके बाद क्लियर हुआ मेथड स्टडी क्या होता है, बेस्ट मेथड। फटीग स्टडी मतलब ब्रेक लेने वाली, मेथड मतलब बेस्ट तरीका सेलेक्ट करना। अब थर्ड पे आते हैं टाइम स्टडी, ठीक है, टाइम स्टडी, और उसके बाद पढ़ेंगे मोशन। 2 और बची हैं, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, 4 हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम स्टडी क्या है। अब देखिए क्या होता है कि टाइम स्टडी ये दैट इज ऑल्सो अ गुड वेज टू टारगेट द वर्क। जैसे कई बार हम टारगेट बनाते हैं कि हम ये चैप्टर इतने घंटे में पढ़ लेंगे, और फिर हम उस टारगेट का पीछा करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपने कोई टारगेट बनाया है तो आप अगर आप थोड़ा सिंसियर हैं उस टारगेट के रिस्पेक्ट में, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करते हैं, वर्कर्स को एक टारगेट बना देते हैं फैक्ट्रीज में कि भाई 2 घंटे में वर्कर तुम्हें 1 यूनिट बनाना है। कोई बड़ी यूनिट बन रही है तो 2 घंटे में वर्कर को दिए कि भाई 2 घंटे में, एक एवरेज वर्कर को हमने दिया कि 2 घंटे में तुमको ये यूनिट बनाना है। ये कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। यू हैव टू फिक्स द स्टैंडर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि आपको इतने घंटे में ये काम आपको परफॉर्म करना है, तो आपने उसको क्या दे दिया, एक फिक्स टाइम दे दिया। अब जैसे ही आपने फिक्स टाइम दिया तो वो वर्कर जो है वो अलर्ट हो गया कि नहीं भैया ये अपने को काम इतने घंटे में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एवरेज वर्कर को लेना है। अगेन यू हैव टू टेक द वॉच, घड़ी लेंगे आप और वर्कर को देंगे कि भाई अच्छा ये कैसे तय करेंगे कि कितने घंटे में कौन सा काम होगा, ये भी एक क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि एक एवरेज वर्कर को बुलाएंगे, इधर है एवरेज वर्कर ऐसे, और वर्कर ये वाला काम जो है ये करना है, ठीक है। काम शुरू किया, घड़ी देखना शुरू किया, हमने देखा कि एक एवरेज वर्कर ने 2 घंटे में 1 यूनिट बना दी। एवरेज वर्कर ने 2 घंटे में 1 यूनिट बना दी।
तो जैसे ही हमने देखा कि 2 घंटे में एक यूनिट बन गई है, तो हमने कहा कि ठीक है, ये एवरेज वर्कर है और ये जो 2 घंटे ये स्टैंडर्ड टाइम है, सबको अब सारे वर्कर्स को अप्लाई कर देंगे कि 2 घंटे में हर एक व्यक्ति कम से कम एक यूनिट बना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द टारगेट एंड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई दिस, हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे वर्कर्स इतने में काम करें। अब कोई वर्कर्स नहीं कर पा रहा है, किसी ने नहीं बना पाया, तो फिर हम पता लगाएंगे कि भाई क्यों नहीं बना, इसको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिला, मतलब कारण क्या था इसका, ठीक है। और कारण अगर जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि वर्कर की लापरवाही से हुआ है तो फिर हम वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, और अगर फिर भी नहीं बढ़ी तो भगा देंगे हम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो ये काम आती है एक्चुअल में क्या, टाइम स्टडी, कि भाई टाइम पर काम हो। देखिए, द टाइम स्टडी, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कनेक्टेड विद द डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिटरमाइन में, देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड टाइम, सबसे पहले ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए एक। यू हैव टू फिक्स ऑल्सो स्टैंडर्ड टाइम, आपको भी फिक्स करना है स्टैंडर्ड टाइम। आप ऐसे क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो टारगेट लेके चलते हैं, दे अचीव देयर टारगेट एट दैट टाइम, ठीक है, पर यदि टारगेट नहीं बनाया तो दिक्कत हो जाती है। टारगेट बनाना जरूरी है। अब जैसे मान के चलिए कि भाई क्या होता है, कई बार जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, बहुत सारी बार आपने अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाया होगा, है ना, बिल्कुल एकदम जबरदस्त टाइम टेबल बनाते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे तक ये करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इतना पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम टेबल बनता है। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज ऑफ टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बनता है। बट होता क्या है कि वो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता। भाई आप एक दिन उसको फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन फॉलो करते हैं, फिर चौथे दिन थोड़ा कम, 5वें दिन और कम, तो इस तरह से वो कम होता जाता है, और फिर धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। यही होता है ना, सबके साथ यही होता है। पर एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है कि भले ही आप टाइम टेबल को फॉलो पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे क्या होता है कई बार हम टाइम टेबल फॉलो नहीं करते तो हम उदास होकर, निराश होकर, छोड़ो यार अब, पर उससे क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, कोशिश करते रहे। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए आज जब टाइम टेबल नहीं है, तब खुद सोचिए आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, और जब टाइम टेबल होता है तो लाइफ स्टाइल क्या होती है। तो भले ही आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी आप इस सिचुएशन से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं वहां पे। मैंने 6 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, मैं 6 नहीं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 50% टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, तो कम से कम 3 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं जो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा उसमें तो मैं इतना भी नहीं कर रहा हूँ। तो यू हैव टू हैप्पी, आपको इस बात की खुशी होना चाहिए कि चलो मैं कुछ तो प्रोग्रेस पे हूँ। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप उसको पूरी तरह से फॉलो करने लगोगे, पूरी तरह से अमल में लाने लगोगे। क्लियर? तो यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई नई चीजें सीखो, ठीक है, नई चीजें कुछ, क्योंकि क्या रहता है कि व्हेन वी लर्न समथिंग न्यू वी आर मोर एनर्जेटिक, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम, यू हैव टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, और जो है सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर्स। और फिर हमें वर्कर को बताना है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया और फिर वर्कर को बता देना है कि भैया आपका टारगेट ये है, 2 घंटे में 1 यूनिट। नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, अब उस काम के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड है, एंड कैटेगरी ऑफ द वर्कर एफिशिएंट, अब जो उस पर्टिकुलर टाइम पर कर पाए वो एफिशिएंट, जो नहीं कर पाए वो इनएफिशिएंट। अब इन इनएफिशिएंट वर्कर के लिए क्या करना है वो फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मैंने आपको बताया कि उनको ट्रेनिंग देके उनको हम ट्रेंड करेंगे, करेक्ट, ताकि वो टाइम पर काम करें, और यदि फिर भी नहीं बात बन रही है तो दूसरे वर्कर रख लेंगे, इनको भगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से दैट इज कैटेगराइज द वर्क। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम, नंबर 1 क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। सेकेंड नंबर क्या है, दैट इज द टारगेट। तो देखिए पहला है टाइम, दूसरा है टारगेट, तीसरा है नंबर ऑफ वर्कर कितने चाहिए, और चौथा है कैटेगराइज द इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। कैटेगराइज करना है कौन कौन से वर्कर इफिशिएंट हैं और कौन कौन से नहीं है। अब फिर से वही
फिर से वही समय आ गया जब टेलर करने वाले एक बार फिर बेइज्जती किसकी, मैनेजर की। उन्होंने कहा कि ये सब काम जो है स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना, ये सब मैनेजर की फीलिंग्स पे, मैनेजर के इंट्यूशंस पे, मैनेजर के एक्सपीरियंस पे नहीं होने चाहिए। करेक्ट, ये नहीं होने चाहिए। देखिए, टेलर सजेस्ट दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब should not be decided by intuition, not be decided by intuition, मतलब थंब रूल नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। तो दैट इज यहां पर लिखा हुआ है, टेलर ने क्या लिखा हुआ है देखिए कि भाई दैट इज अ नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन, विल और विश ऑफ द मैनेजर। सो टाइम स्टडीज कंडक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, कैसे कंडक्ट करेंगे मैंने आपको बताया। यू हैव टू टेक द वॉच, स्टॉप वॉच जिसको आप बोलते हैं, याद है आजकल मोबाइल में आती स्टॉप वॉच, फटाफट फटाफट, हाँ चलो 1 2 3, है ना, वही करते हैं ना, वही बोली स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच लेके बैठ जाएंगे वर्कर के सामने, चल काम कर, देखते रहेंगे स्टॉप वॉच, वर्कर को देख रहे हैं, वॉच को देख रहे हैं, वर्कर को देख रहे हैं, वॉच को देख रहे हैं, फटाफट जैसे वर्कर ने कंप्लीट किया स्टॉप कर दिया उसको, हाँ भैया 2 घंटे डिसाइडेड। क्लियर, तो दैट इज, तो यही तरीका है। ठीक, तो इसी को बोल रहे हैं साइंटिफिक वेज टू डिटरमाइन द टाइम, टू कंडक्ट द टाइम स्टडी द टेलर सजेस्ट। अब टेलर ने क्या सजेस्ट किया, देखिए कैसे करेंगे साइंटिफिक स्टडी। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई एक एवरेज वर्कर को पकड़ लो, टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर इधर आना, एवरेज वर्कर को पकड़ लिया। नाउ व्हेन इट इज परफॉर्मिंग द जॉब, स्टॉप वॉच इज इन हैंड। स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपके हाथों में, ठीक है, ठीक। एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम को नोट डाउन करना है बाय द वर्कर इन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। सो टेलर सजेस्ट, और अब ये जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो एवरेज टाइम है एक बार में हो ऐसा नहीं है, कई बार जो है कोई जो गुड्स है वो जल्दी बन जाता है, ठीक है, फिर वही वर्कर जब उसको दूसरी बार बनेगा तो टाइम वेरी होगा, चेंज होगा, फिर चेंज होगा। तो ना ऐसे कई बार करो, 100 टाइम्स करो, 100 टाइम्स। जब वो 100 टाइम्स वो यूनिट्स बनाए, एक बार बना रहा है तो टाइम नोट किया, दूसरी बार बनाया तो टाइम नोट किया, तीसरी बार बनाया टाइम नोट किया, चौथी बार बनाया टाइम नोट किया। तो ऐसे लगातार 100 बार करते जाओ, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आप वो स्टॉप वॉच लो और उसके काम पर नजर रखो, ठीक। और उसके बाद जो टाइम निकलता है उन 100 टाइम्स का जो रिजल्ट है उसका एवरेज टाइम निकालो, तब वो फिर अप्लाई करो, वो फिर स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा। क्लियर, तो लिखा हुआ है कि भाई नोट डाउन द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम को नोट डाउन करो, टेकन बाय द वर्कर इन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। टेलर सजेस्ट दैट टू रिपीट द ऑब्जर्वेशन फॉर द 100 टाइम्स एंड टेकन द एवरेज टाइम। 100 टाइम्स करो उसको। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन ने 4 चीजें देखी कि भाई टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, पहला स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं, दूसरा टारगेट फिक्स करते हैं, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है हम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे वो देखते हैं, और फोर्थ नंबर पे कैटेगराइज करते हैं इफिशिएंट और इनफिशिएंट। फिर हमने कहा कैसे करेंगे, तो टेलर ने कहा कि भैया आप फीलिंग्स और इंट्यूशन के बेस पे मत लेना, आपको क्या करना है, साइंटिफिक स्टडी करना है। कैसे करेंगे, आप एवरेज वर्कर को लेके आओ, उससे काम कराओ, अपने हाथों में स्टॉप वॉच ले लो और उस हिसाब से आप, और ऐसा कई बार करना है, 100 बार करना है, ठीक है। और फिर वो 100 बार का जो टाइम आता है उसका एवरेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज टाइम। Clear? Any point, any doubt? So the time should be considered as average time to perform the job. इस टाइम को हम एक आइडल टाइम मानेंगे कि भैया इतने समय में आपका काम हो जाना चाहिए। Clear? Now the time should be considered average. Keeping the time in mind, the target of the worker should be fixed and the worker who are not able to achieve, ध्यान दीजिए, the worker who are not able to achieve the target, ठीक है, achieve the target in the standard time are the average worker. If the worker is able to achieve the target, then it is efficient worker, or the worker who fail to achieve the target is the inefficient. तो जो इस काम को जो समय दिया गया 2 घंटे में कर लिया किसी ने,
तो वो एवरेज वर्कर है। 2 घंटे के पहले ही कर लिया, इफिशिएंट वर्कर है। 2 घंटे के बाद किया तो हम कहेंगे कि वो लो वर्कर है, वो एवरेज वर्कर भी नहीं है, वो बिलो एवरेज। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम सेट हुआ ये एवरेज के हिसाब से हुआ है। क्लियर हुआ? तो याद रखिए। हाँ जी, कौन कौन सी वर्क स्टडी में नंबर 1 हमने पढ़ा फटीग स्टडी, वो ब्रेक वाली। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी हो गई? सेकंड नंबर पे हो गई सर मेथड स्टडी, बेस्ट फाइंड द बेस्ट वे। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी हो गई? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या? तो बेस्ट टाइम एनालाइज करना, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना, टारगेट फिक्स करना, नंबर ऑफ वर्कर्स को फिक्स करना, एफिशिएंट इनएफिशिएंट को कैटेगराइज करना। एग्जांपल दे दिया। टेलर देखिए हर एक मेथड के मतलब हर एक स्टडी के लिए, वर्क स्टडी में जो चारों हैं, टेलर उसके लिए क्या कर रहा है? तो टेलर उसके लिए आपको कह रहा है कि भैया मैनेजर की मत मानो, साइंटिफिक स्टडी करो। क्लियर? ये कह रहा है। अब चौथे पे चलते हैं, दैट इज द अगेन द इम्पॉर्टेंट। ये भी कई बार हम घर में करते हैं, घर में यूज करते हैं, फैक्ट्री में हर जगह यूज करते हैं इसको, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कई सारे काम आप कर रहे हैं, तो कई सारे काम जो कर रहे हैं, तो वो जो काम है उसमें आप कई तरह के मूवमेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सपोज मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, सपोज ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है ना, वो वाला जो जिसको मार्कर से लिखते हैं, अब मार्कर वहाँ दूर रखे हुए हैं। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं जाऊँगा बार बार, मार्कर उठाऊंगा, फिर लेके आऊँगा, फिर लिखूंगा, फिर जाऊँगा बार बार, फिर मार्कर। तो ये क्या दरअसल मैं कई बार, और वही मार्कर यदि मैं अपने सामने यहाँ पे डाइस पे रख लूँ तो बस मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ लिखूंगा, फिर रख दूंगा। तो ये क्या है, मेरे जाने का आने का जो मूवमेंट है वो कम हो गया। तो इस तरह से मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो वर्कर काम करते समय जो मूवमेंट कर रहा है, वो जा रहा है, वो उठा रहा है, वो ला रहा है, वो ये लगा रहा है, वो काम कर रहा है, देयर इज अ नंबर ऑफ मूवमेंट। कई सारे मूवमेंट हम किसी भी काम को करने के लिए करते हैं। तो हम जब कई सारे मूवमेंट करते हैं तो उनमें से कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मगर कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, जिन्हें कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिन्हें कम किया जा सकता है। तो ऐसे मूवमेंट को हटाना, आइडेंटिफाई करना, उनको हटाना ही मोशन स्टडी कहलाती है। अब हम करते कैसे? हम क्या करेंगे कि एक वर्कर कोई काम कर रहा है, कुछ चीज बना रहा है, वो वर्कर जो है वो बना रहा है, हम दूर खड़े हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैमरा लेके हम ये कैमरा लिए हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कैमरे से रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग को बार बार देखते हैं, है ना, हम रिकॉर्डिंग कर ली, अब हम उसको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कई बार हम देख रहे हैं उसको, और हम फाइंड कर रहे हैं कि यार ये वाली जो एक्टिविटी इस वर्कर ने की थी इसको हटाया जा सकता है क्या, ये वाली जो वर्कर ने एक्टिविटी की थी इसको हटाया जा सकता है क्या। तो क्योंकि वो वर्कर ने काम करते समय एक्चुअल में क्या हुआ कि टेलर ने, ये मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूँ ये स्टडी की। एक बार टेलर ने क्या किया कि टेलर के बाजू में, मतलब घर के पास में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप सब जानते घर, कुछ घर वगैरह बन रहा था। तो उन्होंने देखा कि 3-4 लेबर जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो ईंटें लाने का काम कर रहे थे। दूर ईंटें रखी हुई थी, तो ईंटें अपने उसमें रखते हैं बास्केट में, तगाड़ी में, और उसको सिर पे रख के वो ईंटें, जैसे अपन देखते कई बार, तो वो ईंटें लाने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई टोटल ये, यानी इतना शार्प माइंड कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोटल 21 मूवमेंट कर रहे हैं ये वर्कर, टोटल 21 मूव्स ले रहे हैं, झुकना, उठाना, सर पे रखना, लेके जाना, फिर वहां रखना, जमाना, देयर इज एन 21 मूवमेंट इन्वॉल्व इन दिस। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने देखा कि इनमें से कौन कौन से मूवमेंट है जो मैं हटा सकता हूं ताकि ये एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो उन्होंने 21 मूवमेंट को कम करते हुए लगभग 7 या 8 मूवमेंट पर ला दिया था। उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब मूव ही कम हो गए तो एफिशिएंसी क्या हो गई, उनकी बढ़ गई, है ना, काम जल्दी होने लगा, काम तेजी से होने लगा, ज्यादा काम होने लगा बेहतर तरीके से। तो ये जब मूवमेंट आप हटा देते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि इसके बारे में जो है हम कई बार घरों में भी एग्जाम्पल देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम रूम में, ठीक है, हमको ये रूम में कई बार हम, या
हॉल में हम बैठते हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं हम, तो बहुत सारे धीरे धीरे करके पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो कप इकट्ठे हो जाते हैं। अब मम्मी क्या करती हैं कि भाई वो ये जो सारे बर्तन हैं इनको एक तरफ रख देती हैं कि भाई मैं जब पीछे जाऊंगी तो इकट्ठा लेके जाऊंगी, ऐसा नहीं एक बार में ले जा रहे हैं, फिर एक ले जा रहे हैं, फिर एक ले जा रहे हैं। तो ये क्या किया उन्होंने, अपने मूवमेंट कम कर दिए, बार बार जाने की जगह सब इकट्ठे कर दिए, और फिर जब बर्तन मांजने की बारी आई तो सारे इकट्ठे करके एक साथ ले गए। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ही तो है ना। जैसे क्या होता है कि कई बार याद आता, तो बाजार जाएंगे, ये भी लाना है, ये भी लाना है, तो एक एक करके नहीं जाके हम सुबह से मम्मा ने लिख लिया कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब इकट्ठा जैसे हम बाजार जाएंगे एक बार में सब लेके आ जाएंगे, तो हमारे मूवमेंट कम से कम कर दिए, ये भी लाना है, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर जाओ, ये मूवमेंट कम कर दिए। तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कई जगहों पर ये मूवमेंट को रिड्यूस करने की एक्टिविटीज करते हैं। तो जो रिपीटेशन होते हैं उनको कम कर देना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट या मोशन स्टडी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड, और दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोशन स्टडी इज, सबसे पहला है डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर, है ना। सबसे पहले क्या करना है, वर्कर्स के मूवमेंट को डिटरमाइन करना है, वर्कर्स के मूवमेंट को डिटरमाइन करना, फिर उनको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, काय में, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में डिफरेंशिएट करना कि विच मूवमेंट आर प्रोडक्टिव एंड विच मूवमेंट आर अनप्रोडक्टिव। फिर आइडेंटिफाई कर लिया, देन दैट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट शुड बी एलिमिनेटेड, कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड वेस्टफुल मूवमेंट। जब आपको पता चल गया कि ये काम का नहीं है तो मना करेंगे, ये मूवमेंट मत करा करो, ऐसे झुक रहे हो ना, ये कुछ काम है, ऐसे झुका मत करो, ऐसे इस तरफ से घूम के आ रहा नहीं, सीधे जाओ। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा दिया। सिमिलरली डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट, और इस तरह से डिजाइन करना है टूल्स को, इक्विपमेंट को, कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो। जैसे मैंने आपको एक बार और बताया था कि जब आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए कराते तो आप देखते हैं कि अब जैसे टूल बॉक्स नीचे रखा रहेगा, तो जो वर्कर है वो बार बार झुक रहा है, उठा रहा है, झुक रहा है, उठा रहा है, नहीं, स्टूल पर रख दिया तुरंत हमने टूल बॉक्स। अब क्या किया, स्टूल पर रखा तो फटाफट वो यहीं गए, मतलब उसका झुकने का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इन चारों पॉइंट में पहला क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं उसके मूवमेंट, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन से प्रोडक्टिव है, कौन से अनप्रोडक्टिव, फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाना, और उसके अलावा इस तरह से इक्विपमेंट को डिजाइन करना ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो। क्लियर, इस तरह से। तो दैट इज टू कंडक्ट द मोशन स्टडी द टेलर सजेस्ट। अब यहां पे फिर वही कि उससे काम करवा के देखेंगे, ठीक है। और याद रखिए क्या रखना है अपने हाथों में, कैमरा, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, है ना। वहां पर क्या रखना था, टाइम स्टडी में घड़ी रख के बैठना था, घड़ी, यहां पर क्या, एक कैमरा रख के बैठना पड़ेगा। क्लियर। तो टू कंडक्ट द मोशन स्टडी द टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर्स एंड ही इज परफॉर्मिंग द जॉब, नोट डाउन ऑल द मूवमेंट, सारे मूवमेंट को नोट डाउन करना है। हाउ मेनी टाइम ही इज गेटिंग अप हिज प्लेस, how many time he is bending down, and repeated it for a long time with a different worker. After writing all the movement, classify them into productive and unproductive, वही लिखा हुआ है। So make a strategy to cut down, minimize the unproductive movement. So Taylor in his associates, that is the Frank Galbraiths, were able to reduce the motion of bricks layering. मैंने आपसे बोला था 21 थे नहीं, 18 to just 5, सॉरी, मैंने 21 याद था मेरे को, 21 18 to 5, तो उन्होंने जो वो है वो कितने कर दिए थे, 18 से 5 कर दिए थे। एंड टेलर डेमोस्ट्रेट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम इन दिस प्रोसेस। तो जो प्रोडक्टिविटी थी जो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम भी चाहें तो अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे प्रकार के इस तरह की मोशन स्टडी का यूज़ कर सकते हैं, टाइम स्टडी का यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम कैसे बचेगा, तो इस तरह से आपको करना है।
टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स। एग्जाम्पल, वाइल ऑब्जर्विंग द एवरेज वर्कर्स, जब भी आप एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करते हैं, इफ इट इज ऑब्जर्व दैट वर्कर हैज टू बेंड फ्रिक्वेंटली टू पिक अप द टूल्स, यदि आपको लगता है कि वर्कर लगातार बार बार झुक रहा है टूल्स के लिए, तो यू हैव टू प्लेस अंडर हिज टेबल, तो टेबल में रख दीजिए। देन द स्टूल कैन बी प्लेस्ड नियर द सीट टू कीप द टूल बॉक्स, सो वर्कर डू नॉट वेस्ट हिज energy by bending again and again and same energy to improve the production capacity of the worker. तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फटीक स्टडी मिलके क्या बन जाते हैं? वर्क स्टडी बन जाते हैं। तो कौन कौन से 4 अपन ने पढ़ लिए? नंबर 1 बोलो जल्दी, नंबर 1 क्या पढ़ा था नंबर 1 पे? हाँ, सबसे पहले फटीक स्टडी, देन मैथड स्टडी, देन टाइम स्टडी, देन मोशन स्टडी। ये 4 हमने पढ़े। क्लियर? अब देखिए आंसर क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे चारों स्टडी मेरे ख्याल से टेक्निक नंबर 3 आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कोई पॉइंट या डाउट तो नहीं है। अब उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 48, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्क स्टडी टेक्निक that help in developing standards to be followed throughout the organization। करेक्ट? तो कौन सी वर्क स्टडी है जो एक स्टैंडर्ड डेवलप करती है जिसको थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं? तो यही है चारों टेक्निक्स जो हैं। करेक्ट? तो यहाँ टेक्निक्स पूछा है, कोई एक टेक्निक नहीं पूछी, कई सारी टेक्निक्स हैं। तो वो चारों हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड मैथड स्टडी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, विच मैथड ऑफ टेलर इंसिस्ट यूज मोस्ट ऑप्टिमम वेज? कौन सी मैथड सबसे अच्छा तरीका बताती है? कौन सी मैथड है जो बोलती है कि सबसे अच्छे तरीकों को फाइंड करो? दैट इज मैथड स्टडी। याद आ रहा है ना? क्या करे सर? वोलेटाइल मेमोरी है, भूल जाते हैं हम अक्सर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑफ अल्फा लिमिटेड वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से। इट वॉज ऑब्जर्व दैट वर्कर ऑफ दैट डिपार्टमेंट आर ओवरबर्डन। ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ओवरबर्डन है, बहुत सारा काम है उनके ऊपर, ठीक है, ओवरबर्डन है। सो दे वर फोर्स द वर्कर फॉर लॉन्गर्स आवर्स। तो यहां पर वो फोर्स कर रहे हैं वर्कर्स को फॉर लॉन्गर्स आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। देखिए ब्रेक ही नहीं लेने दे रहे, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। सो दैट द मैनेजमेंट प्लान टू रिप्लेस द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को रिप्लेस, बस 10 मिनट और बचे हुए, तो रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन को। तो दे अपॉइंट मिस्टर हरी एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर हरी को अपॉइंट किया उन्होंने कि भाई हरी जो है वो अपॉइंट हो, नए मैनेजर हैं। नाउ ही ऑब्जर्व दैट द एवरेज वर्कर्स जो है नोट डाउन देयर टाइम, ही नोट डाउन द टाइम दे वर्क एंड टाइम दे रिक्वायर्ड टू प्रेस टू ज्वाइन करेक्ट बैक द वर्क। तो उन्होंने टाइम ये कि भाई कब से काम करने गए, ठीक है, फिर कब उनको थोड़ा टायर्डनेस लगा, कितनी देर काम किया, तो उन्होंने ये सब चीजें क्या की, नोट डाउन की। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही सेट द ब्रेक इंटरवल। ब्रेक इंटरवल के लिए कौन सी स्टडी आ रही है? फटीग स्टडी। क्लियर? तो he set the break interval of the worker, he gave a small break to the worker to recharge their energy. Name and explain the method. तो आपको पता है इसको फटीग स्टडीज के लिए है। State the value of Mr. Hari want to communicate to the society. एक्चुअल में ये जो वैल्यूज हैं ये वर्कर की केयर है कि भाई वर्कर से लगातार आप काम नहीं ले रहे, उनको बीच बीच में ब्रेक दे रहे हो, सिंपैथी यहाँ पर है, और इसके अलावा वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, केयर टूवर्ड द एम्प्लॉइज। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए काम करते हैं, इसके आगे अपनी एक और
मेथड ये मेंटल इवैल्यूएशन बचा है और ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स बची हैं, फिर कुछ डिफरेंस है। तो लगभग अगला लेक्चर हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 का। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो रिवाइज करें और कोई भी डाउट है तो कॉल करें। बाय बाय, टेक केयर।